हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। वो पहले ही शंका कर लिए थे, मतलब उनको पहले ही समझ में आ गई थी कि ऐसा हो सकता है। और सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियत में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी की सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजनाओं को किस दिन लागू किया जाएगा, मतलब उसे गुप्त तरीके से रखा गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया और संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने, मतलब उसी टाइम सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राम दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालय पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी और अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। वहीं पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्यवाही का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी और दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। खास तौर से मॉस्को में लेनिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। यहाँ पे देखिए रूसी क्रांति की तारीख। रूसी में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर के अनुसार किया जाता था, ठीक है। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं ना, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, ठीक है। इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 17 नवंबर को संपन्न हुई थी। ओके, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई है, जैसे कि 1850 और 1880 में रूस में समाजवाद पर बहस हुआ। 1898 में आपको रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई। 1905 में आपका खूनी रविवार और 1905 की क्रांति, ठीक है, 1900 की क्रांति। उसके बाद 1917 को 2 मार्च जार द्वारा पद त्याग और 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह। और आपका 1918 से 20 तक गृह युद्ध हुआ और 1919 में ये कमिंटर्न का गठन हुआ और 1929 को सामूहिकीकरण की शुरुआत हुई। कुछ नए शब्द दिए हैं जैसे कमिंटर्न यानी कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की संक्षिप्त रूप है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे और बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों रेड से लड़ने के लिए टुकड़ियों संगठित करने लगे। 1918 और 1999 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थकों व्हाइट्स का भी नियंत्रण रहा।
उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी और इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। ठीक है, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है, जरूर नहीं है उनकी इन। अब हम पढ़ेंगे अक्टूबर के बाद क्या बदला। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था में पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघरबार या जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी को चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया और नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविकों पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने के लिए एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था और रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। ठीक है, और गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा अनेक वीडी का नाम दिया गया था। ठीक है, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी और बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोहभंग भी होने लगा था। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशिक ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसा हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यानी यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकार पर कई लोकप्रिय और सशक्त नीतियों जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने का प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाया।